नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड में 1.5 साल के बाद एक दिन में सबसे कम कोरोना संक्रमित मिले हैं और रविवार को 4 जिलों में सिर्फ 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और वहीं राज्य में 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ संक्रमितों की संख्या घटने से बड़ी राहत है और इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,382 हो गई है। और वहीं बात करें केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों में जहां कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में संक्रमित मरीजों में कमी आई है। और वहीं कोविड काल के 1.5 साल के बाद एक दिन में सबसे कम संक्रमित मरीज मिले और इससे पहले 18 मई 2020 को राज्य में 4 मरीज मिले थे। और वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार शाम को राज्य में 14,861 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है और देहरादून में 3, हरिद्वार, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिले में एक संक्रमित मिला। और वहीं 9 जिलों में कोई नया मरीज नहीं मिला है, जबकि 15 मरीज स्वास्थ्य भी हुए और इन्हें मिलाकर 3,29,634 मरीज स्वास्थ्य भी हो चुके हैं। और राज्य में अब तक 7,390 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और राज्य में 273 सक्रिय मरीजों का इलाज भी चल रहा है। और वहीं राज्य की रिकवरी दर 96% दर्ज की गई। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरी निगरानी रखी जा रही है। राज्य में संक्रमितों मरीजों की संख्या कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर संक्रमण से बचाव करना है। और वहीं 4 धाम यात्रियों को मार्ग की बाधाओं के अलावा मौसम की दुर्विधियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऊंची पहाड़ियों और 4 धाम क्षेत्र में हल्की बर्फबारी की वजह से मौसम ठंडा भी हो सकता है। और वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले हफ्ते में लगभग हर दिन बारिश के आसार है। और वहीं उत्तराखंड में इस बार मानसून ठीक ठाक मेहरबान रहा और वहीं फिलहाल अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई गई है। और वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 20 से 25 सितंबर के बीच हर रोज राज्य को बादल भिगोते रहेंगे और जहां तहां तेज गर्जना के साथ बिजली भी चमकने और गिरने की संभावना जताई गई। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों, 4 धाम क्षेत्र, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी इलाके में हल्की बर्फबारी मौसम को सर्द बना सकती है। और वहीं जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्थिति पर पैनी नजर रखने और अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित रहने की हिदायत भी दी और उन्होंने आपदा की खबर मिलने पर तत्काल राहत कार्रवाई करने को कहा है। और वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में सोमवार को बादल फटने की घटना से तबाही मच गई और जिले के नारायणबगड़ में तड़के बादल फटने की घटना में सीमा सड़क संगठन के मजदूरों के करीब 15 टेंट मलबे में दब गए। और वहीं मलबे से करणप्रयाग ग्वालदम हाईवे भी बंद हो गया है और वहीं मार्ग को खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। और जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह नारायणबगड़ के पंती कस्बे के ऊपरी भाग में करीब 6 बजे बादल फटने से मंगरी गाड़ में आई बाढ़ से भारी तबाही मच गई है। और वहीं गदेड़े के सैलाब से कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे के किनारे बीआरओ के मजदूरों के करीब 10 से 15 टेंट मलबे में दब गए और जब मलबा आया मजदूर अपने टेंट के अंदर थे, लेकिन जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं मजदूरों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों और महिलाओं को सैलाब से बचा लिया और ये सभी मजदूर नेपाल और झारखंड के रहने वाले हैं। और मलबे से हाईवे बंद हो गया, जिसे खोलने के प्रयास अभी भी जारी हैं। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आज से प्रदेश में सभी ईवीएम और वीवीपैट की जांच का विशेष कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इसके साथ ही मंगलवार से सभी एआरओ कोई भी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। और भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और इसी क्रम में सोमवार से सभी जिलों में ईवीएम वीवीपैट की प्रथम चरण की जांच शुरू होने जा रही है। और वही निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड को बिहार से 18,000 से अधिक मार्का 3
ईवीएम और वीवीपैट मशीनें उपलब्ध कराई हैं और चुनाव के लिए सुरक्षित किए जाने से पहले इन सभी मशीनों की जांच निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम निर्माता ईसीआईएल के इंजीनियर करेंगे और सभी जिला मुख्यालयों में होने वाली इस जांच के लिए सभी राजनीतिक दलों की भी निमंत्रण किया गया है और वहीं जांच प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और जांच के बाद ईवीएम पिंक स्लिप लगाकर पुलिस सुरक्षा में रख ली जाएंगी और जिन्हें मतदान से ठीक पहले कैंडिडेट सेटिंग के लिए ही बाहर निकाला जाएगा। और इधर मंगलवार से देहरादून और रुद्रपुर में दोनों मंडलों के आरओ और एआरओ का भी प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है और वहीं प्रथम चरण का प्रशिक्षण 21 से 24 सितंबर और दूसरे चरण का प्रशिक्षण 27 से 30 सितंबर के बीच होगा। और वहीं आरओ एआरओ मुख्य रूप से एसडीएम और तहसीलदार या जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी बनते जो निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे अहम कड़ी होते हैं। और वहीं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह के मुताबिक प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। और वहीं हल्द्वानी शहर में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रात को चोरों ने जजी कोर्ट से करीब 150 मीटर दूरी पर स्थित संयुक्त आबकारी आयुक्त के दफ्तर में लगी 35 टोटियां चोरी कर ली और इससे दफ्तर समेत पूरी इमारत का निचला तल पानी पानी हो गया। और शनिवार सुबह जब कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो चोरी का पता चला और मामले में उप आबकारी आयुक्त विवेक सोनकिया की ओर से भोटिया पड़ाव चौकी में तहरीर दी गई और इसकी शिकायत डीएम और एसएसपी से भी की गई। और वहीं दूसरी यहां पर चोरों ने एक घर से 2 गीजर चुरा लिए और पीड़िता निरुपम ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की। और वहीं पेरिस के विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर के आकार से भी बड़ा क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड बुधवार रात पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा और 2021 NY-A नाम का ये एस्ट्रॉयड करीब 300 मीटर लंबा है पर इसका व्यास काफी कम है। और वहीं इस एस्ट्रॉयड को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी के लिए संभावित खतरे की श्रेणी में रखा है और ये पृथ्वी से मात्र 14 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। और वहीं चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,403 किलोमीटर की दूरी पर और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि एस्ट्रॉयड पृथ्वी के कितने करीब से गुजरेगा। और पृथ्वी की कक्षा में दाखिल होते हुए इसकी रफ्तार 900 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और ऐसे में इसकी पृथ्वी से दूरी और भी कम हो जाएगी। और नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार इस एस्ट्रॉयड पर वैज्ञानिक लंबे समय से नजर बनाए हुए थे और वहीं 22 सितंबर की रात को यह पृथ्वी से बेहद करीब से गुजरेगा और ऐसे में खगोल वैज्ञानिक और अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग इसे देख पाएंगे और ये बेहद चमकदार नजर आएगा। और नासा ने ऐसे 22 एस्ट्रॉयड को पृथ्वी के लिए बेहद खतरनाक की श्रेणी में रखा है। दरअसल वैज्ञानिकों को आशंका है कि ये पृथ्वी से टकरा सकते हैं और इस महीने पृथ्वी के समीप से गुजरने वाला ये दूसरा एस्ट्रॉयड है। अगर किसी तेज रफ्तार एस्ट्रॉयड या फिर किसी दूसरी वस्तु की पृथ्वी से 40.5 लाख मील से ज्यादा करीब आने की संभावना होती है तो उसे खगोलीय वैज्ञानिक पृथ्वी के लिए खतरनाक की श्रेणी में रखते हैं। फिलहाल नासा का सेंट्री सिस्टम ऐसे खतरनाक एस्ट्रॉयड पर नजर रखता है। और वहीं टिहरी प्रशासन की ओर से गंगा में राफ्टिंग को हरी झंडी मिल गई और इससे राफ्ट संचालकों के चेहरे खिल उठे और गंगा का जल स्तर बढ़ने से रविवार को राफ्ट का संचालन शुरू नहीं हुआ और शनिवार को देहरादून से आई एक तकनीकी टीम ने गंगा नदी में रैकी की और रैकी टीम ने नदी का जल स्तर 1 मीटर बढ़ा हुआ बताया और कहा कि रिवर राफ्टिंग करने के लिए गंगा का जल स्तर 137 मीटर होना चाहिए जबकि इस समय नदी का जल स्तर 138 मीटर है जो 1 मीटर बढ़ा हुआ है। और वहीं बीते दिनों नदी का जल स्तर सामान्य हो गया था लेकिन जैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है उससे गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है
और वहीं रैकी टीम ने अब जल स्तर सामान्य बताया और वहीं टिहरी प्रशासन की ओर से इसे हरी झंडी मिल गई है। कोरोना काल से पहले साल भर में केवल 2 महीने जुलाई और अगस्त में राफ्टिंग का संचालन बंद होता था और वहीं 1 सितंबर से लेकर 30 जून तक राफ्टिंग संचालित होती थी, लेकिन इस बार कोरोना काल और गंगा का जल स्तर के कारण राफ्टिंग का संचालन करीब 20 दिन देर से शुरू हो रहा है।